अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हमारी बातें चल रही हैं और उसी क्रम में आज हम लोग जो है कोरोजन पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये कोरोजन क्या होता है। जैसे बाजार से हम कुछ लोहे का सामान, आयरन से बनी हुई कोई चीज खरीद करके लाए तो हम लोग देखते हैं कि उसका सरफेस जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है, उस पर जंग लगने लगता है और यही है कोरोजन। और हम लोगों को इसके पीछे की केमिस्ट्री थोड़ी सी समझनी। तो सबसे पहला चीज, कोरोजन अपने से होता है या हम लोग उसको होने में हेल्प करते हैं? तो आंसर है कोरोजन अपने से होता है। हम लोग उसे रोकना चाहते हैं, हम लोग उसको होने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या चाहते हैं कि कोरोजन न हो, लेकिन फिर भी वो होता रहता है, हम लोग रोक नहीं पाते। रोकने के लिए जो उपाय करते हैं उसके बावजूद कोरोजन थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है और लोहे से बनी हुई चीजें अल्टीमेटली एक न एक दिन आकर के खराब हो ही जाती। छोटी मोटी चीजें खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे लोहे से बने हुए बड़ी बड़ी चीजें, जैसे कोई बड़ा सा पुल बना हुआ है, वो कोरोजन की वजह से खराब होकर के गिर जाए तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए कोरोजन को समझना जरूरी है, क्योंकि हम उसे रोकना चाहते हैं। किसी चीज को रोकने की तैयारी करनी हो या रोकना हो तो सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, तभी तो उसे हम नहीं होने देंगे। तो कोरोजन में क्या होता है, जैसे सपोज अपने पास एक लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इस लोहे के टुकड़े पर पानी की कोई छोटी सी बूंद आकर के जमा हो गई, राइट। अब यहां पर होगा क्या, जो आयरन है वो आयरन 2+ में बदलने को चाहेगा और इसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन ध्यान देना, ये रिएक्शन अकेले नहीं हो सकता। ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब कोई ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, तो अगर कोई इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाला मिल जाए तो ये रिएक्शन हो जाए, और कोई इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट न करे तो ये रिएक्शन न हो पाए। तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, पानी के इसी ड्रॉप में आकर के डिसॉल्व हो जाएगा और इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन प्लस यहां से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जरूरी संख्या में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हम ले, और एक ही आयरन एटम तो है नहीं, ढेर सारे आयरन एटम से सभी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेंगे। ढेरों इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए हम ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। और ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन आयंस के साथ मिल करके, हाइड्रोजन आयन H+, जरूरी संख्या में हाइड्रोजन आयन भी इंतजाम कर लेंगे। तो जैसे 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन हम मिला दे तो ये बन जाएगा 2H2। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खाया, रिडक्शन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन मिला कहां से, आयरन से मिला। तो आयरन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन, जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है, जो कोरोजन के अंदर होता है, आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है, उसमें यही 2 मेन रिएक्शन है, एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए कि आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में ढेर सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H+ आयन भी चाहिए। ये H+ आयन कहां से आएगा, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके H2CO3 बना लेते हैं, जिसे तुम कहते हो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहते हो। और जब ये एसिड टूटेगा तो इससे H+ आयन और HCO3- आयन मिलेंगे। तो हाइड्रोजन आयन के लिए कोई परेशानी नहीं है, हाइड्रोजन आयन बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आकर के पानी की इसी छोटी सी बूंद में डिसॉल्व हो जाएगी, H2CO3 बनेगा, उससे H+ निकलेगा, वही H+ जो है ऑक्सीजन को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी मिला, H+ भी मिला, दोनों मिले और दोनों मिलने से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, वाटर बना, और आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन 2+ बना। और ये रिएक्शन अपने से होने वाला रिएक्शन है। हम लोगों ने जब पहला क्लास पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था 2 तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन अपने आप होता रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन जो है वो अपने आप होता रहता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसके अंदर रिएक्शन हमको करवाना पड़ता है। वो अपने आप रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि हमको एनर्जी दे करके रिएक्शन कराना पड़ता है। तो ये कुछ नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है।
जिसमें एनोड का काम ये आयरन पर हो रहा है और कैथोड के लिए ऑक्सीजन, एनोडिक रिएक्शन आयरन के साथ और कैथोडिक रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन आयरन का, रिडक्शन ऑक्सीजन का। तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा और ये रिएक्शन सतह पर ही होगा, सरफेस पर ही होगा। और जब जब रिएक्शन होगा आयरन के कुछ एटम्स आयरन 2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ऐसा करते करते एक समय आएगा कि पूरा का पूरा आयरन जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और मेरे को इसी आयरन को खराब होने से बचाना है। तो खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें कोरोजन में काम कर रही है उनको समझ ले और उनको रोक दे तो आयरन खराब होने से बच जाएगा। क्या क्या चीजें काम कर रही हैं? पानी की ये बूंद, अगर वाटर न हो तो ये सारा रिएक्शन न हो पाए, क्योंकि आयरन 2+ बनेगा तो बेसिकली पानी में ही डिसॉल्व होगा। H+ आयन पानी रहेगा तभी H+ आयन H2CO3 टूटेगा और टूट करके H+ आयन देगा। ये पानी के इस बूंद के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अपने इस आयरन के टुकड़े को बिल्कुल ऐसा इंतजाम कर दे कि पानी के कांटेक्ट में कभी ना आए, हम इसके ऊपर अच्छे से पेंट कर दें, तो पानी इसके ऊपर कभी जमा नहीं हो पाएगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन पेंट की भी एक लाइफ होती है, पेंट भी कुछ दिन में धीरे धीरे खराब होता है, टूटने फूटने लगता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं, मे बी जो हमें आंखों से दिखाई भी ना पड़े। तो वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स जो है आयरन को जाकर के पकड़ते हैं और फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पेंट करना एक अच्छा रास्ता है, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बार बार तुम्हें पेंट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पेंट है उसकी एक लाइफ होती है, कुछ समय के बाद पेंट खराब हो जाता है। और पेंट करते समय तुमने कहीं पर भी थोड़ा सा भी छोड़ दिया, कहीं पर भी पेंट अच्छे से नहीं हो पाया, तो वहां पर जो है किसी न किसी एक जगह पर ऑक्सीजन, मतलब आयरन का वो जो टुकड़ा है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा और वहीं से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि जहां पानी टच करेगा वहीं पर रिएक्शन होगा। इस पूरे टुकड़े में कहीं से भी कोई भी आयरन एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जहां पानी का मॉलिक्यूल टच कर रहा है उसी जगह रिएक्शन होगा ऐसा नहीं। बस पानी के मॉलिक्यूल की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें बनेंगी उनको जो है पानी में डिसॉल्व होना पड़ता है। आयरन 2+ को पानी में डिसॉल्व होना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन को पानी में डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो पानी की ये बूंद कहीं पर भी इसके साथ आकर के लग जाती है, ये पूरे आयरन के टुकड़े में हर जगह रिएक्शन हो सकता है, कहीं पर भी रिएक्शन हो सकता है। तो मेरे को क्या करना है, आयरन को पानी से बचा करके रखना है, पानी के कांटेक्ट में न आए। तुम पानी से कितना भी बचाओ, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, थोड़े थोड़े पानी के वेपर्स तो होते ही हैं, पानी के वो वेपर्स ही आकर के आयरन के टुकड़े पर लोहे पर आकर के तुम्हारे जमा हो जाएंगे। तुमको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि वहां पानी आकर के जमा हो गया, लेकिन फिर भी वहां पर पानी आकर जमा हो गया और रिएक्शन चल रहा है। तो हमें कोरोजन को रोकना है, तो एक तो रास्ता यह है कि पानी को यहाँ पर जमा होने से रोके, आयरन और वाटर के कांटेक्ट को रोके, उसके लिए हम पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोरोजन में एक और चीज हम तुम्हें बता दें। कोरोजन में जैसे इतना तो होता ही है कि आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन 2+ बन जाएगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन जैसे जो कोरोजन के बाद तुम देखोगे तो बस यहीं पर रिएक्शन रुक नहीं जाता। अभी आयरन 2+ जब पानी में डिसॉल्व हुआ तो यहां से वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद अब ये आयरन 2+ आगे और भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आगे फिर से ऑक्सीजन की मदद से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन 3+ बन जाएगा। फिर ये ऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट होकर के Fe2O3 बना लेगा। फिर इसी में पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे तो ये Fe2O3.H2O टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। और फाइनली जो कोरोजन तुम लोग देखते हो आयरन के सरफेस पर जो रस्ट लग जाती है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। पानी के मॉलिक्यूल्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितने मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं, इसीलिए Fe2O3.H2O। तो रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुआ कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, 2+ बना। फिर जब ये 2+ जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो ऑक्सीजन से इसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, 3+ बना। 3+ जो है ऑक्साइड वगैरह कहीं से पा करके Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ और Fe2O3 के साथ पानी के मॉलिक्यूल चिपक गए तो Fe2O3.H2। तो जैसे आयरन का कोरोजन हो रहा है वैसे दूसरे मेटल्स का भी कोरोजन होता है। जैसे तुम लोग कॉपर देखते हो, कॉपर का अपना एक कलर होता है, लेकिन तुम अगर कॉपर की चीजों को छोड़ दो उसी तरह से तो तुम देखोगे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर जमने लगा। ये ग्रीन कलर का लेयर क्या है, कॉपर के साथ कोरोजन हो रहा है। उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है कि कॉपर से जो है कॉपर 2+ बनेगा जो आगे चल करके कॉपर कार्बोनेट .COH2। इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। यही ग्रीन कलर का होता है जो कॉपर के बर्तन पर या कॉपर की चीजों पर जमा हो जाता है, तो आप कहते हो कि कॉपर जो है
खराब हो रहा है, कॉपर की भी रस्टिंग होती है, कॉपर पर भी कोरोजन होता है। तो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा कोरोजन उतना तेजी से होगा, मेटल जितना कम रिएक्टिव होगा कोरोजन उतना धीरे धीरे होगा। तो कॉपर की तुलना में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन पर कोरोजन ज्यादा होता है, कॉपर पर कोरोजन कम होता है। तो ये कोरोजन के पीछे क्या रिएक्शन है वो हम लोगों ने समझा। और ध्यान देना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम कर रहा है, मतलब तुमको इसको कराना नहीं, ये अपने आप होता रहेगा। कुछ तो रिएक्शन है जिनको तुमको कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अपने आप होने वाला रिएक्शन है। हम इसे रोकने के चक्कर में लगे रहते हैं। कैसे रोकेंगे? एक तो तरीका बताया कि इसका पेंट कर दो तो रुक जाएगा। दूसरा तरीका ये है, हम क्या करें, इसके साथ एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा जोड़ दें। अब आयरन और जिंक कांटेक्ट में है, ध्यान देना। पानी की ये बूंद यहां पर आकर के जमा हुई, इस बूंद की वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्योंकि अब जिंक भी कांटेक्ट में है, इसलिए अब जिंक का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये सब एक सर्किट बना लेते हैं ना, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनों का फ्लो पूरा हो सकता है। जिंक से इलेक्ट्रॉन आयरन में, आयरन से इलेक्ट्रॉन वाटर में, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कहीं भी आ जा सकता है पूरा, और इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दिया जा सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि पानी का मॉलिक्यूल यहां चिपका हुआ है तो जिंक कैसे रिएक्शन करेगा। जिंक को कुछ करना नहीं है, जिंक जो है वो बदलेगा जिंक 2+ में, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां तक भेज देगा, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को खाकर के ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जब हम लोहे के इस टुकड़े के साथ जिंक को जोड़ देंगे, राइट, तो जिंक को जोड़ देने पर क्या होगा, अब आयरन और जिंक के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। अकेले आयरन था, कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन उसी में जिंक भी चिपका दिया तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि कौन है जो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, आयरन देगा या जिंक देगा। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में हमने ये बातें सीखी थी कि अगर हमको मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक करनी हो, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, तो वो चीजें हम लोग पता लगा सकते हैं। तो तुम लोग देखोगे जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, हम रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में इसका वैल्यू होता है +0.76। रिडक्शन लिखते इधर से इधर लिखते हो तो ये माइनस में होता है। आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है +0.44 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है, आयरन का कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी जिंक पर ज्यादा है, आयरन पर कम है। तो अगर दोनों साथ में रहेंगे, कंपटीशन होगा, तो हमेशा कंपटीशन का विनर जिंक ही रहेगा। तो जब तक यहाँ जिंक चिपका करके रखे रहोगे, अगर ऑक्सीजन को रिएक्शन करना भी है तो वो आयरन से रिएक्शन नहीं करेगा, जिंक से रिएक्शन करेगा। ध्यान देना, रिएक्शन इनडायरेक्ट हो रहा है। जिंक और ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में न आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंक को हम इधर नीचे छुपा करके चिपका दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस वाटर ड्रॉप तक पहुंचेंगे, और वाटर ड्रॉप में जो भी ऑक्सीजन रहेगा वो इलेक्ट्रॉनों को खा करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम आयरन के साथ कोई दूसरा मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका दे, या इसके ऊपर एक लेयर बना दे, लेयर बना सकते हो या कहीं भी इधर उधर कहीं भी चिपका सकते हो, तो इसके साथ एक जिंक का एक टुकड़ा चिपका दे, तो तुम देखोगे कि जब तक जिंक का टुकड़ा चिपका हुआ है तब तक आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बल्कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। और इस विधि से हम आयरन का कोरोजन होने से रोक सकते हैं। और ये विधि, ये मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे लोहे का बहुत बड़ा सा पुल तुमने बना दिया, अब बनाने के बाद क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जगह जगह पहुंच करके हर जगह पेंट कर पाना में भी पॉसिबल ना हो। तो हम क्या करें, हम उस पुल में, पूरा का पूरा पुल लोहे का बना हुआ है, तो एक सर्किट अपने आप ही है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पुल में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो कहीं पर भी एक जगह बड़ा सा जिंक का ब्लॉक चिपका दे ले जाकर के हम। तो जब जिंक का ब्लॉक चिपका देंगे तो अब आयरन और जिंक में हमेशा कंपटीशन होता रहेगा। जब भी कोरोजन होना होगा, आयरन का नहीं होगा, जिंक का होगा, और धीरे धीरे वो जिंक का ब्लॉक जो तुमने चिपकाया है वो खत्म होते होते एक दिन पूरी तरह से खराब हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है, उस जिंक के ब्लॉक को वहां से हटाओ, वहां पर दूसरा जिंक का ब्लॉक ले जाकर के चिपका दो। तो इस तरह से जो लोहे से बना हुआ तुम्हारा पुल है उसका कोरोजन कभी नहीं होगा जब तक जिंक उसके साथ चिपका हुआ है। और इस तरह से कोरोजन को हम लोग जो है बहुत इफेक्टिवली रोक सकते हैं। तो पेंट वाला तरीका है, पुल पर चढ़ चढ़ के हर जगह तुम पेंट करो, तो ये तरीका है, ये बहुत मुश्किल तरीका है, कोने कोने में पहुंच करके पेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो जिंक वाला मेथड है, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल ले लो, जिंक की जरूरी नहीं है, लेकिन जिंक आसानी से मिल जाता है और काम भी कर जाता है, तो हम जिंक को ले लेते हैं। हम आयरन से और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स ले सकते हैं, जैसे लिथियम ले ले, सोडियम ले ले। लेकिन उनकी परेशानी ये है कि अगर ऑक्सीजन रिएक्शन न भी करना चाहे, तो ऑक्सीजन जब रिएक्शन करना चाहे तो कोरोजन, ऑक्सीजन की वजह से कोरोजन हो रहा है,
सोडियम ले लोगे तो सोडियम क्या है, वो ऑक्सीजन रिएक्शन न भी करना चाहे तो सोडियम उसको जबरदस्ती रिएक्शन करवा देगा, तो जो रिएक्शन नहीं भी होना है वो उसको करवाने में लगा रहेगा। तो मेरे को इतना भी रिएक्टिव मेटल नहीं चाहिए कि वो ऑक्सीजन के साथ खुद से रिएक्शन करने लगे। हाँ, ऑक्सीजन रिएक्शन इनिशिएट करे, ऑक्सीजन कहे कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन थोड़ा देने की कोशिश करे। अब ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं भी ले रहा है तो मेटल जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देने में लगा हुआ है। मेटल इतना रिएक्टिव है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे करके ही मानेगा। तो हम इस तरह के कोरोजन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते। बस इतना होना चाहिए कि मेटल की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो। तो उस पर जिंक जो है काफी फिट बैठता है। जिंक आसानी से अवेलेबल भी है, आयरन से ज्यादा भी रिएक्टिव है, और ऑक्सीजन से अपनी तरफ से रिएक्शन इनिशिएट नहीं करेगा, ऑक्सीजन को आने देगा। ऑक्सीजन जब चाहेगा, बाकी चीजों का साथ मिलेगा तभी रिएक्शन होगा। तो कोरोजन को रोकने का ये दूसरा मेथड भी है, जिसमें हम लोग आयरन को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ चिपका कर रख दे या फिर उसके ऊपर उसकी एक कोटिंग कर दे। इस मेथड को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिस बंदे ने खोजा था गैल्वोनी, उसके नाम के ऊपर गैल्वेनाइजेशन, कि गैल्वेनाइजेशन कर देंगे आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर बना दे या फिर आयरन के साथ एक जिंक का ब्लॉक चिपका करके रख दे, तो आयरन का गैल्वेनाइजेशन हो गया। और अब आयरन का कोरोजन तब तक नहीं होगा जब तक जिंक उसके साथ है। अगर किसी का कोरोजन होना है तो वो जिंक का कोरोजन होगा, लेकिन आयरन जो है कोरोजन से बच जाए। तो इस वे में हमने कोरोजन को समझा और कोरोजन को रोकने पर भी थोड़ी बात करी। कैसे कैसे कोरोजन होता है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ऑक्सीजन खाएगा। और अगर इस कोरोजन को रोकना है तो हम ऐसा इंतजाम करें कि आयरन की जगह जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाए, या फिर ये जो इसके ऊपर हवा पानी का कांटेक्ट है वो कांटेक्ट को हम ब्लॉक कर दे पेंट वगैरह करके, तो उससे भी कोरोजन रोका जा सकता है। तो बस इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।